लेकिन मैं उन सौभाग्यशालियों में ही हूँ जिस पर कभी जातिवाद का ठप्पा नहीं लगा। मैं और किसी से नहीं हारा, मैं अपनों से हारा। नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। आज से हमारा खास कार्यक्रम जन प्रतिनिधि शुरू हो रहा है। जन प्रतिनिधि, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक जन प्रतिनिधि की मंशा क्या है, क्षेत्र के विकास से लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण में उसकी सोच क्या है। पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं पूर्व विधायक, बहुत लंबा अनुभव, नागेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, 1985 से एक शुरुआत हुई जी। आप पहली बार विधायक बनकर आए। उसके बाद 2003, 2008, 2013 में एक कम अंतर की हार जरूर हुई। कैसे ये राजनीति का सफर कैसे शुरू हुआ? शुरू एक्चुअली हमारे विद्यार्थी जीवन से हुआ। हम शुरू में, हमारा गांव है यहाँ से बनारस रोड पर मनगवा के आगे जराहा, वो मनगवा क्षेत्र में। और विंध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में मनगवा क्षेत्र के राजनीतिक उथल पुथल और वहाँ की राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक विशेष स्थान है। स्वर्गीय हमारे आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी और स्वर्गीय रुक्मिणी प्रताप सिंह जी, तब तिवारी जी हमारे सोशलिस्ट पार्टी और रुक्मिणी प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही हम लोगों की अभिरुचि मनगवा के नाते राजनीति में हुई और तब मैं वहाँ विद्यार्थी के रूप में रुक्मिणी प्रताप सिंह जी का प्रचार किया करता था। उसके बाद धीरे धीरे हम रीवा आए और रीवा के विद्यार्थी जीवन में उतनी सक्रियता तो नहीं रही, लेकिन हम खेल में फिर ज़्यादा सक्रिय हो गए और हम फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस तीनों खेलों में हमारा दखल था और हम तीनों के कप्तान थे टीआरएस कॉलेज के अलग अलग समय में। उसी दरमियान ये बैकग्राउंड चूँकि राजनीति का पुराना था, एक दिन जब मैं एलएलबी कर रहा था तो एक दिन अखबार में निकला कि यहाँ नगर पालिका के चुनाव होने हैं और मैंने अपने साथियों से वो विचार विमर्श करके और सारे खिलाड़ियों को, करीब 16-17 खिलाड़ियों को हमने इंडिपेंडेंट नगर पालिका के चुनाव लड़वाए। अच्छा। और उसमें हम 12 लोग जीते। अच्छा। और खैर वो तो बहुत बड़ी बात, बहुत सारी बातें हैं, घटनाक्रम है, लेकिन अंततो गत्वा हम तत्कालीन जनसंघ के, स्वयं राजमाता जी रीवा पधारी और उन्होंने जनसंघ को बाहर से उन्होंने मदद किया जनसंघ ने, और मैं चेयरमैन बन गया। अच्छा। नगर पालिका का। ये है राजनीतिक मेरी शुरुआत की पृष्ठभूमि में। और उसके बाद यहाँ काम किया और नगर पालिका अध्यक्ष के नाते आज भी बहुत लोग मुझे अध्यक्ष ही कहते हैं। और मतलब सबके दिमाग में वो पहला चुनाव उसे मेरी ये नींव पड़ी। फिर बहुत सी बातें आई, बीच में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के दरमियान तो हमने नहीं ज्वाइन किया कांग्रेस, लेकिन इमरजेंसी के बाद श्यामा चरण जी ने आके मुझे यहाँ कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ जो आज भी रीवा वासियों को याद है। और उसके बाद 85 में मुझे पहले दफे कांग्रेस का गुड़ से टिकट मिला। टिकट तो मुझे रीवा से मिला था, लेकिन तत्कालीन मंत्री थे मुनि प्रसाद जी, तो वो अड़ गए कि हम तो रीवा के विधायक हैं और मंत्री हैं, तो हम तो रीवा से ही लड़ेंगे। तो हम कल हमारा लास्ट में हमें गुड़ से, रीवा से टिकट मिल गई थी, लेकिन लास्ट में चेंज हुआ, लास्ट दिन नॉमिनेशन के, और मुझे गुड़ जाना पड़ा। गुड़ में कभी नहीं गया था पहले, लेकिन सबके ईश्वर की कृपा रही, जनता का सहयोग रहा कि आप जानते हैं उस समय में करीब 10-10.5 हज़ार वोट से गुड़ से जीता। और नोट करने की ये बात है कि रीवा से सिटिंग मंत्री मुनि प्रसाद जी चुनाव हार गए जिस सीट से आपका लड़ने का था। ये तो शुरुआत हो गई जी। सर, आप कांग्रेस से विधायक रहे 1985 में। 50। उसके बाद ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि आप कांग्रेस छोड़ चुके? फिर उसके बाद 2003 में आप बीजेपी से जी। मैं 85 से 90 तक रहा और इस बीच में राज्य उद्योग निगम का अध्यक्ष भी रहा और अर्जुन सिंह का मैं काफ़ी नज़दीकी उनके कार्यकर्ताओं में से था, एक कार्यकर्ता। और ऐसा मुझे इंडिकेट किया गया अर्जुन सिंह जी ने भी और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने कि अब आप फिर से रीवा आइए, क्योंकि पिछला चुनाव हार गई थी रीवा ये कांग्रेस पार्टी।
लेकिन कुछ ऐसी अंत में फिर बातें हुई कि फिर रीवा नहीं मिला मुझे, फिर मुझे गुड़ भी नहीं मिला, ऐसा और वो बात चलती रही। और 5-6 चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनमें हर में कांग्रेस और भाजपा दोनों हारती रहीं। वो बीएसपी जीतती रही, कभी एक दफ़े कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वम्भर नाथ जी जीत गए जो पहले चुनाव मेरे प्रतिद्वंदी थे। और अंततोगत्वा एक दिन रात में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी का मेरे पास टेलीफोन आया 98 में। उन्होंने कहा कि नागेंद्र, तुम्हारा स्थान अब कांग्रेस में नहीं है, अब तुमको ये महसूस हो जाना चाहिए। इस बीच गुड़ में 4-5 चुनाव हो चुके, उपचुनाव, पार्लियामेंट चुनाव और विधानसभा के 2 चुनाव, तो कहें कि अब आप मेरे साथ आ जाओ। फिर मैंने अपने लोगों से विचार विमर्श किया और फिर हमने बीजेपी 98 में ज्वाइन की। 98 में मुझे टिकट नहीं मिला बीजेपी का, फिर 2003 में मिला। 2003 में फिर सबकी कृपा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं फिर विधायक बना बीजेपी का। जी सर, 1985, 2003, 2008 एक अलग पॉलिटिकल विजन के साथ आप चले जी और लगातार सक्रिय हैं। आपकी सक्रियता इस तरह से सामने आती है जैसे कई बार होता है कि चुनावी साल में कुछ नेता रहते हैं, आते हैं, लेकिन आप लगातार गुड़ में जनसंपर्क में लगे रहे। 2003 में जीते, 8 में जीते, तो इसके पीछे क्या मंशा थी? क्षेत्र बड़ा था या फिर लगातार ये हुआ कि एक विजन के साथ? जब मैंने पहले दफ़े मुझे गुड़ जाने का मौका मिला 85 में, और ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बहुत काम नहीं किया हुआ था पहले। मैं शहर में अध्यक्ष रहा, यहीं 4-5 साल काम करता रहा, तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था डेवलप्ड, कहीं रोडें नहीं थी, अस्पतालों की बिल्कुल कमी थी, स्कूलों की हालत बड़ी ख़राब थी। तो लगातार मुझे दौड़ धूप कर ये प्रयत्न करना पड़ा कि ये स्थितियाँ थोड़ा सुधरें। और इसलिए भी फिर जनता का आशीर्वाद और मोह, ऐसा स्नेह मिला कि मैं राजनीति में रहूं न रहूं, उसके बाद भी कई मौके आए कि मैं नहीं था, लेकिन मेरा संपर्क बना रहा और मैं आज भी इस रूप में सक्रिय रहता हूं कि लोग हमारे हैं, इनके दुख दर्द में हमें पहुंचना चाहिए, और वो लोग भी आते रहते हैं। इस नाते मैं अपने आप को एक चुनावी नेता के रूप में नहीं मानता हूं कि जो चुनाव लड़े उसी भर को क्षेत्र में जाना चाहिए। क्षेत्र में तो भाई सामाजिक, यदि आपको थोड़ा बदलाव लाना है, समाज की सेवा करनी है, आपको लगता है कि समाज के लिए हम कुछ उपयोगी हो सकते हैं, तो हमें हमेशा हर रूप में सक्रिय रहने की आवश्यकता है, वो मैं करता रहता हूँ। आपको बता दूं कि नागेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए एक समय है कि सुबह अगर मुलाकात नहीं हो पाई तो वो क्षेत्र में निकल जाते हैं, फिर एक अलग टाइम पे मिलना पड़ता है, जो ये दर्शाता है कि राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ सामाजिक सक्रियता ऐसी है कि वो हर जगह पहुंचना चाहते हैं, जिन लोगों से वो जुड़े हैं लगातार उन लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं। 2013 में बहुत कम अंतर से आप चुनाव हारे, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई? क्योंकि आपके दोनों जो 2008 का जो समय था वो ज़्यादा क्रीम था, 11,378 वोट से आप जीते। 2003 में भले मार्जिन कम था लेकिन आप जीते, लेकिन 2013 में ऐसा क्या हुआ कि बहुत कम अंतर से हार गए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, विशेषकर रीवा की राजनीति के संदर्भों में। 2013 में आप जानते हैं कि आप समझ गए होंगे यहाँ की राजनीति का, यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ बड़ा जातिवाद का असर रहता है राजनीति में। यूपी से लगा है, थोड़ा सा नेचुरल रूप से भी यूपी का प्रभाव यहाँ रहता है, लेकिन मैं उन सौभाग्यशालियों में ही हूँ जिस पर कभी जातिवाद का ठप्पा नहीं लगा, और ये 2013 का चुनाव स्पष्ट करता है। 2013 में जहाँ बीजेपी से मैं लड़ा, कांग्रेस से रीवा के सबसे मजबूत ब्राह्मण कैंडिडेट सुंदरलाल तिवारी, जो स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के बड़े सुपुत्र हैं और लोकसभा सदस्य रह चुके थे इसके पूर्व, और सब जानते हैं कि तिवारी जी का बहुत बड़ा एक दमदार स्थान था राजनीति में विंध्य प्रदेश की, आज भी है। तो और दूसरा जो कैंडिडेट लड़े जो बीएसपी लड़ी, और दूसरे लड़े इंडिपेंडेंट एक ठाकुर साहब, कपिल सिंह जी, सॉरी नाम, तो वो उसी क्षेत्र के इलाकेदार हैं, टीकर गांव के। टीकर गांव में अकेले 10 पोलिंग हैं, अकेले गांव में, और आसपास उन्होंने, जो मैं अभी इंटरव्यू में कहीं कह चुका हूँ कि मैं
और किसी से नहीं हारा, मैं अपनों से हारा। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, मैं उसको ज़्यादा विश्लेषित नहीं करूंगा। लेकिन ब्राह्मणों के बराबर वोट्स हमको मिले, ये पोलिंग वाइज आपको कभी एनालिसिस जरूरत पड़े तो मैं आपको दे दूंगा। इसलिए मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मुझे सबका समर्थन मिलता है। मतलब आप हर वर्ग को साध के चलते हैं और सब आपके साथ रहते हैं। कोशिश रहती है, मैं कभी ये नहीं विभेद करता हूँ कि ये फला वर्ग का है। इसलिए 2013 चुनाव कैंपेन के दौरान एक अफवाह कह सकते हैं या फिर ऐसी बात है, उसकी पुष्टि आप कर सकते हैं। ये हुआ था, सीएम का प्रोग्राम हुआ और ये एक तरह से इनडायरेक्टली अनाउंसमेंट किया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ, ये आपने कहा था। जी जी जी। लेकिन उसके बाद आप फिर से इस बार तैयारी कर रहे हैं। मैंने ये कहा था, सीएम ने भी अपने भाषण में कहा था कि आप इनको भेजिए हमारे साथ, और उसके बाद जैसा इन्होंने कहा है, तो जब उनके साथ वहाँ भोपाल भेजने की बात हुई तो इसका अर्थ हुआ कि मैं जीत के जाऊँगा तो मेरा ये आखिरी चुनाव होगा। सीएम ने गुड़ की सभा में ये कहा था कि इन्होंने ये कहा है, लेकिन इसका मतलब है कि आप इनको भेजिए तो हमारे साथ भोपाल में काम करने के लिए हैं। इसलिए मेरे मन में यह है कि मैं हार के क्षेत्र से ना जाऊं। अच्छा। इसलिए मुझे, यदि पार्टी ने मुझे उचित समझा और पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक मौका मुझे अब आखिरी देना चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र भी अब है और अब आखिरी देना चाहिए, ये बात मैं अब निश्चित रूप से आपके सामने कह रहा हूँ। मतलब आपको आखिरी एक मौका चाहिए। एक मौका चाहिए, मतलब क्योंकि मैं हारा हुआ नहीं कहलाना चाहता हूँ कि हार के मैं राजनीति से बाहर हुआ। बहुत कॉन्फिडेंट है आप। मतलब आपकी कोशिश है कि मैं आखिरी बार, ये चुनाव आपका आखिरी होगा। हाँ, ये होगा, ये आखिरी चुनाव, ये होगा। एक उम्र की परिसीमा में बांधने की कोशिश बीजेपी में शुरू हुई। हालांकि अब उस पैरामीटर को थोड़ा थोड़ा कमजोर किया जा रहा है। उसमें यह है कि अब जिताऊ कैंडिडेट, जैसे कुछ मंत्रियों की छुट्टी जब हुई तो ये हुआ कि अब उम्र की एक वो है। तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन बीजेपी से या फिर शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस यही है कि एक कार्यकर्ता के नाते आप सक्रिय रहिए और क्षेत्र में जिस तरह पूर्व से आते जाते रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं जिस तरह से आपने हमेशा उनके प्रति जागरूकता दिखाई है, संवेदनशीलता दिखाई है, वो करते रहिए। और जहाँ तक उम्र की बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही भोपाल में इन सब घटनाक्रमों के बाद स्पष्ट कर गए हैं कि ये कोई सीमा उम्र वगैरह की नहीं है। अभी अंतिम जो मीटिंग अंतिम जो हुई थी, और नेचुरल है, किसी पार्टी को सरकार बनाना है तो सरकार तो जीत कर ही बनती है। और मध्य प्रदेश की सरकार 116 सीट जीतने के बाद ही बन पाएगी। तो पहले तो 116 जिताऊ कैंडिडेट चाहिए हर पार्टी को जिसको सरकार बनानी है। क्यों? एक लंबे समय से आप राजनीति में हैं, तब की राजनीति में और अब की राजनीति में कैसे अंतर आप देखते हैं? किस तरह के परिवर्तन हुए, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है? मूल्यों का बहुत अब गिरावट आई है, मूल्यों में क्षरण हुआ है। सामाजिक उठक बैठक में, वादों में, काम करने के तरीकों में, अब तो राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है वो पर्सनल दुश्मनी पर आ गई है। ये अच्छा नहीं दिखता मुझे। पहले सम्मान था एक दूसरे के प्रति, चाहे जितनी भी सैद्धांतिक रूप से हम एक दूसरे के प्रति जितना विद्वेष रखते हों, लेकिन वो विद्वेष सिद्धांतों और अपने पार्टी के प्रति निष्ठा के लिए था। बाकी संबंध सामाजिक सब अच्छे रहते थे। उनमें कमी आई है, अनुशासन में कमी आई है। जो सामाजिक अनुशासन है, नियम कानून पालन देख कर चलने की बात है, इनमें कमी तो आई है थोड़ा। 1985 में जब आप चुनाव जीते और 5 साल का जब आपका कार्यकाल था, तो क्षेत्र में आज भी वो चीज़ें रहती हैं कि आप अर्जुन सिंह के साथ थे और उस समय आपने राजनीति की बारीकियों को बहुत करीब से भांपा था। आज भी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपको हर वर्ग के वोट मिलते हैं, तो ये विज़न कैसे तैयार हुआ? ये विज़न मेरा, एक तो जैसे मैं खिलाड़ी था और खिलाड़ी की एक भावना हमेशा रहती है, ये आप जान लें कि उसके सारी प्रतिद्वंद्विता खेल के मैदान तक सीमित रहती है। उसके बाहर आकर, मैदान के बाहर हम सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, कोई जाति विशेष का वो नहीं रहता। और विशेषकर मैं इस बात के लिए अर्जुन सिंह जी को याद करूंगा कि उनका साथ बहुत नज़दीकी से मुझे काम करने का मौका मिला कई सालों। तो मैंने देखा कि उनकी दृष्टि समदृष्टि थी और ख़ासकर वो
जो लोग सीढ़ी के एक कदम नीचे हैं उनका विशेष ध्यान रखते थे, जो हमसे नीचे हैं, पीछे हैं। और वो दृष्टि हमें उनको देखने को मिली, वो काम आई मेरे। एक अभी भी लगातार एक सवाल सबके जहन में है, हमेशा चर्चाओं का दौर चलता है कि टिकट का क्या होगा, गुड़ में कौन चुनाव लड़ेगा। आपकी सक्रियता देखकर शायद प्रतिद्वंदी भी ये समझते हैं कि इतना कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये संशय आपके मन में भी कई बार होता होगा कि आखिर क्या होगा, मैं काम तो कर रहा हूँ, टिकट कहीं ऐसा नहीं हो कि पार्टी नहीं दे, या फिर ऐसा कोई संशय? देखिए, ये तो पार्टी का विशेषाधिकार है। सारे मापदंड आपने इसके पहले डिस्कस कर लिए कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी इन मापदंडों पर मुझे भी परखेगी, और मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो निर्णय लेगी वो मुझे हमेशा सिरोधार्य रहेगा। एक चर्चा और है जी कि नागेंद्र सिंह जी कांग्रेस में जा सकते हैं, ये चर्चाओं का बाजार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में मेरे बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं। मेरी उनसे हमेशा मिलना, उठना बैठना, और यहाँ तक कि मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछले दिनों अपने घर बुलाकर खाना खिलाया था, और उसका कारण था कि वो क्रिकेट के प्रेसिडेंट थे और मैं वाइस प्रेसिडेंट था। ये बात चर्चा में आई थी, लेकिन कहीं कहीं जाने का अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, न सोच है। मैं मोदी जी को इस देश के लिए गौरव मानता हूँ, और शिवराज सिंह ने जो बुनियादी काम किए हैं, लोगों को गरीब लोगों की मदद के लिए सैकड़ों योजनाएं हैं, और मोदी जी का जो विजन है भारत के राष्ट्रवाद को मजबूत करने का और गरीबों की मदद का, जो उनकी योजनाएं आयुष्मान आ रही है, और बिजली की माफ़ी, जो तमाम तरह की योजनाएं हैं। अब गिनाने लगूं तो हमको लगता है दिन भर आपको गिना सकता हूं। इतना काम कभी हुआ नहीं जितना बीजेपी ने किया है गरीबों के लिए, और बड़े वर्गों के लिए भी कुछ न कुछ राहत तो सबको मिलती है। तो मेरा कहीं आने जाने का प्रश्न नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। खेलों में आपका रुझान शुरू से रहा, और कहीं ना कहीं राजनीति में जिस सक्रियता से आप काम कर रहे हैं उसके पीछे खेल भी है। जिस तरह से आप अलग अलग स्पोर्ट्स में रहे, डीसीए के आप चेयरमैन भी हैं। रीवा में एमपीसीए, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, अपना एक ग्राउंड बनाने जा रहा है जी। उसके लिए क्या पैरवी अभी तक हुई है? नहीं, हमने ज़मीन खरीद ली है सिरमौर रोड पर। एमपीसीए ने ज़मीन खरीदी है, एमपीसीए के नाम रजिस्ट्री हो गई है, और हमारा ये बरसात बाद उसमें एमपीसीए का इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड हम बनाएंगे। अच्छा ग्राउंड बनाएंगे। एमपीसीए ने हमको आश्वस्त किया है कि आप ग्राउंड बनाइए, पैसा सब एमपीसीए देगी। चलिए, एक आखिरी प्रश्न की ओर आते हैं। आपने भाजपा की नीतियों पे बात की, बताया कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। 15 साल से सत्ता में है बीजेपी, क्रीम टाइम रहा, आप भी रहे, विधायक रहे। इस बार एंटी इनकम्बेंसी जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है सरकार के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि इसका आपके चुनाव पर भी तो असर पड़ सकता है? हाँ जी, एंटी इनकम्बेंसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बार बार हम आपके पास बैठेंगे, बार बार वही भोजन करेंगे तो लगता है कि बदलो। लेकिन जब विकास के इतने सारे काम हो रहे हैं चारों तरफ, तो हमको अंत में ये सोचना पड़ेगा कि पहले 2003 के पहले क्या स्थितियाँ थी और आज क्या स्थिति है। तो ये विकास जो हो रहा है इस व्यापक पैमाने पर, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर, वो एंटी इनकम्बेंसी को दो देगा, उसकी कहीं जगह नहीं रह जाएगी अंततोगत्वा। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती है गुटबाजी की, कि बहुत गुटबाजी है, आपस में फूट है। अभी कांग्रेस ने भी शुरू की है बीजेपी की गुटबाजी की बात करने की। उनका कहना है कि जैसे विंध्य महोत्सव होता है, उसमें विधायक नहीं पहुंचते बीजेपी के, अलग अलग गुटों में बंटती जा रही है बीजेपी, लामबंद हो रही है। तो इस तरह की बातें तो आपके सामने भी आती होंगी? नहीं, हमारे सामने तो ये सब बातें नहीं आती हैं अक्सर। बीजेपी की विधायक किसी प्रोग्राम में न पहुँचे और इसको प्रदेश स्तर पर या कि रीवा के स्तर पर गुटबाजी मान ली जाए, मैं उचित समझता नहीं हूँ। कभी अपने कारण रहे होंगे। बीजेपी इतना अनुशासन है, हम लोग अनुशासन से इतने बंधे हुए हैं कि हम ये कभी सोचते नहीं हैं। हमारा लक्ष्य एक रहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो और हमारी सरकार बने। उसमें हम कहीं एक दूसरे की टांग नहीं खींचते हैं। जो कांग्रेस में
खुल के होता है, जो कांग्रेस में खुल के होता है। तो आज से इन अटकलों पे विराम लगा दिया जाए कि आप कांग्रेस में जाएंगे, या फिर जिस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म होता है बार बार थोड़े समय नहीं, बाद? अटकलों पर विराम तो कभी लगता नहीं है, और भविष्य के गर्त में क्या है कोई जानता नहीं है। आज की स्थिति है, जो मैंने कहा वही सच है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दरअसल राजनीति का एक बहुत लंबा अनुभव, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, लगातार सक्रिय हैं और आज भी उतनी ऊर्जा के साथ हैं। और एक कोशिश है, एक मंशा है कि मैं क्षेत्र से आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं जीत के क्षेत्र से विदा लेना चाहता हूं। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।